बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह मुय्यद फ़ारूक़ी एकेडमी की जानिब से माशरे की अहम, मौसर और माशरे पर मस्बत असर डालने वाली शख्सियात के साथ गुफ्तगू के सिलसिले का आज का नया प्रोग्राम लेकर आते हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके तारुफ की शायद तालीम याफ्ता तबके को या बाहरी तबके को ज़रूरत ना हो। प्रोफेसर डॉक्टर रईस समदानी साहब एक बहुत बड़ा नाम, वो खुद भी उस्ताद हैं और उस्तादों के भी उस्ताद हैं। हम अपने तरीक़ाकार के मुताबिक सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद, और आपसे गुफ्तगू करने से पहले हम चाहते ये हैं कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उनके ऊपर कुछ जस्ता जस्ता नज़र डाली जा सके। ज़ाहिर है मुख्तसर वक्त के अंदर जस्ता जस्ता ही हो सकता है। तो सबसे पहले हम इब्तिदा करते हैं कि आप थोड़ा सा अपने ख़ानदान के बारे में, अपने बारे में, कोई ख़ानदानी पस मंज़र, कोई कहाँ से ताल्लुक़ है, किस आपके आबा व अजदाद से क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें ज़रा अगर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाह मुय्यद हक़ फ़ारूक़ी एकेडमी और इस इदारे के रूह रवां करता धरता जनाब तस्नीम फ़ारूक़ी साहब और सलीम फ़ारूक़ी साहब, तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसा कि आपने कहा, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर इख्तिसार से गुफ्तगू करूँ। जी। आज 26 तारीख़ है जी। 25 तारीख़ को मैं 75 साल का हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये 3 क्वार्टर्स मेरी ज़िंदगी के जी 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 मुकम्मल हो चुके हैं और मेरा जो काम है लिखना पढ़ना वो बफ़ज़्ल ताला जारी है। आप का जो सवाल आपने किया उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बुनियादी तौर पर राजपूत हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मैं ये राजपूत इस हवाले से कि मेरे आबा व अजदाद जो थे जी जी। वो राजपूताना में थे। अच्छा, राजस्थान जिसे कहते हैं। ठीक 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 ठीक। और ये बात है जो चीज़ तहरीर में मौजूद है वो ये है कि 1500 महमूद गजनवी जी जी का दौर था। वहाँ मेरे जो फादर्स थे, आबा अजदाद थे, वो वहाँ रहते थे और दे आर नॉन मुस्लिम। अच्छा उस दौर में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा। और कुछ अरसे के बाद वो राजस्थान से दिल्ली मुंतकिल हो। राजस्थान में एक शहर है बीकानेर। बीकानेर, हाँ हाँ। वो मेरे पुरखों की सरजमीन थी और आज भी है। अच्छा। दिल्ली से फिर यूपी का शहर है, ज़िला है मुजफ्फरनगर। जी 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 जी। वो जो मेरे आबा अजदाद थे वहाँ मुजफ्फरनगर चले गए। और फिर वहाँ से सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के क़याम पर पहुँचा। और मुजफ्फरनगर के हवाले से और राजपूताना के हवाले से दोनों ऐसी जगहें थी कि जिसमें अहले इल्म की बड़ी तादाद ने जन्म लिया। ख़ासतौर से मुजफ्फरनगर का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ऐसी शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान, मुसलमान दुनिया में एक नाम, जी जी, उनका ताल्लुक़ उस सरज़मीन से रहा। खान लियाकत अली ख़ान जी जी जी, करनाल से ताल्लुक़ रखते थे। हाँ हाँ। के अलावा आलिम दीन थे अशरफ अली थानवी साहब। जी जी। और बहुत से मेरे ख़ानदान की 2 शख्सियत का नाम मैं लेना चाहूँगा। एक हैं जनाब डॉक्टर इसरार अहमद। अच्छा। और दूसरे हैं उर्दू डाइजेस्ट के अल्ताफ़ कुरैशी और उनके भाई। यानी ये मेरे ख़ानदान की ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत, मतलब ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मशरिक़ वो उफ़क़ है, इल्मी उफ़क़ है जी, उसके ऊपर आपके ख़ानदान की रोशनियाँ बहुत हैं। अच्छा, अब यहीं पर मैं जिक्र कर दूं अपने परदादा का।
मेरे जो परदादा थे वो यानी दिल्ली और मुजफ्फरनगर और वहाँ के बाद दोबारा फिर वो बीकानेर चले गए। अच्छा। ठीक है सर। और वो पेशे के एतबार से वकील थे और अपने वक्त के शायर थे अच्छा। और साहिब दीवान शायर। अच्छा। उनका दीवान दीवान आज़ाद दीवान आज़ाद 1932 में आगरा से शाये हुआ था। वो बेखुद दहलवी के शागिर्द थे अच्छा। और बेखुद दहलवी जो है वो दाग दहलवी के शागिर्द थे। तो हमारे ख़ानदान का शायरी का जो सिलसिला है वो दाग स्कूल ऑफ शायरी से, वो जो तसव्वुफ में एक है ना, क्या दादा पीर वाली चीज जी वो कुछ ऐसा है। अच्छा, मेरे परदादा और उससे पहले भी, उसके बाद ये सिलसिला शायरी का मेरे ख़ानदान में आज भी चल रहा है। मैंने शायरी तो की लेकिन मुशायरों की शायरी नहीं की। शेर लिख लेता हूँ, ज़रूरत के वक्त लिख लेता सुना है हमने आपको यहाँ पर। हूँ जी। तो अब मैं वहाँ से अपना सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। पाकिस्तान का क़याम अमल में आता है जी। और मेरे वालिदैन हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते हैं। मेरे वालिदैन की शादी को उस वक्त 6-7 महीने हुए थे। अच्छा। और मेरा वजूद तश्कील पा चुका था, ठीक है। लेकिन इस दुनिया में नहीं था। सांस नहीं ली थी अभी। दुनिया में नहीं था, हाँ। माँ की पेट में था। हाँ। और वो मुझे उस महफूज तरीके से पाकिस्तान ले आई। गोया मैंने भी हिजरत की। हाँ। हाँ। वर्चुअल हिजरत। जी। अच्छा, मेरे वालिद तो कराची आ गए। जी। मेरी वालदा क्योंकि अपने भाई के साथ आई और उनके जो ताल्लुकात थे वो पंजाब में थे, अच्छा। तो मेरी मदर पंजाब चली गई और मैं पंजाब के एक शहर मेलसी, मेलसी, हाँ हाँ। उसमें मेरी पैदाइश हुई। और कुछ अरसे बाद मेलसी से मैं कराची आ गया। मैंने अपने परदादा का जिक्र किया, शायर थे, वकील थे, वकील के बाद वो जज हुए और उसके बाद चीफ जज हो गए बीकानेर हाई कोर्ट के। अच्छा। आज़ाद मंजिल आज भी मौजूद है बीकानेर में। पैसे की रेल पेल थी, बोरियों में पैसे आया करते थे। अच्छा। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि क़याम पाकिस्तान में जो हिजरत हुई, हाँ। उस हिजरत ने जो पैसे वाला था उसे गुर्बत हाँ। हाँ। में आ गया और जो गरीब था उसने जमशेद क्वार्टर्स की हवेलियों का रुख किया और वो वहाँ। जमशेद क्वार्टर की हवेलियाँ नाम क्या था दादा का? मेरे दादा का नाम था शेख मोहम्मद इब्राहिम आज़ाद। शेख मोहम्मद इब्राहिम आज़ाद। तो मेरे वालिद जो थे मिजाजन इस किस्म के नहीं थे कि वो आने के बाद कोई इस तरह का देखते कि जैसे क्लीम वगैरह चेक कराची करके। क्लेम उन्होंने किया एक प्लॉट का, अच्छा। शायद उसके उस वक्त 1000-1200 रुपये मिले थे। लेकिन उन्होंने कराची आने के बाद बिहार कॉलोनी एक जी जी आबादी जी जी कायम जी हुई थी जी जी। महाजिरों की, हाँ। उन्होंने वहाँ का रुख किया। दिल्ली के करीब लियारी में बिहार कॉलोनी का रुख किया और वहाँ पर एक प्लॉट उन्हें मिल गया और वहाँ पर वो उन्होंने रिहाइश अख्तियार की, जिसे मैं कह सकता हूँ कि मेरी इब्तदाई रिहाइश जो थी वो झुग्गी में थी, मकान नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सब खुशबाश थे, इत्मीनान से ज़िंदगी बसर हुई। यानी हम मिडिल क्लास भी नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास में थे। वालिदैन, मेरे वालिदैन के साथ उनके वालिद भी थे। मेरी दादी का तो इंतकाल हो गया था, दादा भी थे और मेरे वालिद की बहनें भी थीं, भाई भी थे। यानी कोई 7 अफराद का कुनबा था जिन्हें मेरे वालिद ने उनकी परवरिश करना थी। यानी उनकी वालिद की और जिम्मेदारियां थी अपनी इनकी। अपनी औलाद का सिलसिला तो अभी
शुरू ही हुआ था। अभी तो ये जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से इस जिम्मेदारी को निभाया। यहाँ वालिद साहब का जरिया रोजगार क्या था? मेरे वालिद साहब जो थे वो कराची पोर्ट ट्रस्ट में, अच्छा। क्योंकि वो वहाँ यानी बहुत ज़्यादा तालीम उनकी नहीं थी, मुश्किल से मिडिल पास थे, लेकिन वहाँ पर यानी मुंशी होना जो था ना वो बड़ा हिंदुस्तान में वो समझा जाता था कि ये आलिम फाजिल है। और सिर्फ उनकी तहरीर जो थी वो उस बुनियाद पर उन्होंने कराची पोर्ट ट्रस्ट में आउटडोर क्लर्क अच्छा। वो हो गए और ये उनका जरिया माश था। उसी पर उन्होंने अपने बहन भाइयों को फारिग किया, उनकी शादियां की। फिर वो सिलसिला ख़त्म हुआ तो हमारी लाइन लग गई। मेरे बाद 6 बहन भाई और हुए। अच्छा। गोया एक टीम दूसरी तैयार हो गई। हाँ। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने उस टीम को भी, और मैं उस टीम का पहला फ्रंट मैन था। रेलवे इंजन पे। ये मुझे याद आया कि आपने जो बात की अपने वालिद साहब की, तो इत्तेफाक की बात यह कुछ ऐसा ही सिलसिला हमारे वालिद साहब शामिल फारूकी एकेडमी, उन्होंने भी जब कराची आने के बाद पहली मुलाजमत की थी तो वो भी कराची पोर्ट ट्रस्ट के ऊपर, और तकरीबन ऐसे ही जिसको कहते हैं टैली क्लर्क, बस वहाँ से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था। और ऐसे ही कुछ आपके यहाँ भी हैं। ज़ाहिर है कि उस ज़माने के लोगों ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी आगे बढ़े। बस वो झुग्गी जो थी उसके बाद फिर वो एक कमरा बना। हाँ, एक कमरे से 2 कमरे बने, आहिस्ता आहिस्ता मकान बन गया। मैं उसको पक्का मकान भी नहीं कहता। बट डॉक्टर साहब ये तो सिलसिला अभी हम फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, हम थोड़ी देर फिर आगे बढ़ते हैं। अगले सेगमेंट में हम यहाँ से ज़रा सा एक कदम आगे चलेंगे, जब आपकी अपना तालीमी दौर शुरू होता है वहाँ से हम शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस सिलसिले को यहाँ पर रोक रहे हैं। ठीक। हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले में दूसरे हिस्से पर पहुँचते हैं। पहले हिस्से में हमने डॉक्टर साहब से कुछ उनके इब्तदाई ख़ानदानी उसके ऊपर और कुछ पुरखों के बारे में, आबा अजदाद के बारे में मालूमात हासिल की। फिर वालिद और इनकी पैदाइश के मामले तक हम पहुँचे थे, जिसमें हमें एक अच्छी बात ये मालूम हुई कि आज डॉक्टर साहब के 76वें साल का पहला दिन है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हिजरत के बाद, पाकिस्तान आने के बाद, इनके वालिद ने कराची में बिहार कॉलोनी में एक झुग्गी में रिहाइश इख्तियार की, और उससे पहले इनकी पैदाइश मुल्तान के करीब एक कस्बा मेलसी वहाँ पर हुई थी, जहाँ से फिर इधर आए और यहाँ पर फिर आगे ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहा। तो डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर अब आपसे मालूम करना चाहूँगा कि यहीं पर यकीनन आपका तालीमी सिलसिला शुरू हुआ होगा। तो अब वो दौर तो था नहीं कि आप माउंट टेसरी के अंदर जाकर जो है वो तालीम हासिल कर रहे होते और 2 साल की उम्र में दाखिले के लिए लाइन लगे होते। तो आपका तालीमी सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ? इससे पहले कि मैं इस मौजू पर आऊँ, अपने वालिद के हवाले से एक वाक़े का जिक्र करना चाहूँगा। जी 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 जी। कि जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया जी। और कॉलेज में दाखिला हुआ और मैं कॉलेज जाने लगा, तो मेरे घर में बड़ी खुशी की बात, खुशी का समा था कि मैं कॉलेज में जाने लगा, बच्चा मोतबर होता जा रहा है। मोतबर होता जा रहा है। मेरा दाखिला हुआ था हाजी अब्दुल्ला हारून कॉलेज में, ठीक, जिसके प्रिंसिपल फैज़ अहमद फैज़ थे। सही। अच्छा सर, मैं सुबह को मामूल के मुताबिक निकलता था, उठा तो मेरे वालिद जो थे वो, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि केपीटी में पर काम किया करते थे, तो अक्सर उन्हें यानी लेने के लिए वो जो जिसको कहते हैं ट्रक, जी जी, जैसे ऊँट गाड़ी होती है ना पीछे से सपाट, हाँ 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 हाँ, वो अक्सर सुबह को आ जाया करता था ताकि मेरे वालिद को ले जाए पोर्ट पे, काम जल्दी हो जाए। तो मेरे वालिद ने कहा, मैं भी निकल रहा था, उन्होंने कहा चलो तुम्हें छोड़ दूंगा।
तो मुझे बिल्कुल यानी इसलिए कि मैट्रिक पास मुझे ख्याल ही नहीं था। मेरे वालिद ने कहा कि बैठ जाओ ड्राइवर के पास। मैं ड्राइवर की सीट पे बैठ गया, अच्छा। ड्राइवर के बराबर वाली अच्छा, सीट में ठीक है। बैठ गया। और मैंने ये ख्याल ही नहीं किया कि मेरे वालिद कहाँ हैं। वो वो पीछे पीछे बैठे हैं। पीछे नहीं, बैठने का तो पीछे था ही नहीं ना, हाँ, वो तो बल प्लेन चीज थी। वो पीछे खड़े होकर वो उन्होंने तख्ता लगा हुआ है, उसके ऊपर सब खड़े हुए हैं। बस उन्होंने वो पकड़ के, जब मैं उतरा हूँ ट्रक से, और मैं उतरा किस जगह था साहब, मैं उतरा उस जगह था जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जगह वो थी जहाँ कायद आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस खराब हुई थी। ओए होए होए होए। ये वो जगह थी। लेकिन जब मैं उतरा और मैंने अपने वालिद को देखा, जब मेरे उतरने के बाद वो ऊपर से नीचे आए, तो आप यकीन करें कि मैं अंदर से इतना पशेमान सही बात है। और नादिम था कि मैं आज भी जब इस बात को याद करता हूँ तो मुझे नदामत होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। कि ये उनका बड़ापन था या अपनी औलाद के लिए सही सही। यानी उनके जज्बात थे कि उन्होंने ऐसा किया। तो और ऐसे ही वालिदैन जो थे ना, वो फिर अपनी औलाद के लिए चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है पढ़े लिखे और तालीम हासिल करे। तो ये वाक़या उस हवाले से मैं कहना चाहता था। दूसरा एक और वाक़या मैं सुनाऊँ कि एक दिन जी मैं जी। सो रहा था घर में, वालिद ने कहा कि अम्मी शेख भाई उसको उठाओ ज़रा। मुझे उठा दिया गया, कहने को ड्राइंग रूम में उनके दोस्त हैं, ज़रा चले जाइए। मैं ड्राइंग रूम में गया तो मैंने देखा कि एक शख्स औंधा लेटा हुआ है। अच्छा। एक शख्स औंधा लेटा हुआ है। मेरे वालिद साहब ने कहा कि वो ज़रा तुम इस पे अपने पैर इनकी जो कमर है, ये अपने पैर की एड़ी जो है ना इसके ऊपर रख दो। अच्छा। अब मैं फौरी तौर पर तो सटपटा गया कि ये क्या है, मेरे पैर में क्या ऐसी क्या वो है। तो खैर वो मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उनके दोस्त थे, वो जिसको हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, चिक आ जाना है, हाँ, जो भी कहते हैं, चमक आ गई, चुक आ गई। कमर में आ गई थी। तो ये मतलब है मैंने खैर कर दिया। बाद में उन्होंने बताया कि ये जो तुम असल बात ये है कि जो बच्चा उल्टा पैदा होता है, हाँ। उसकी ये खसूसियत होती है कि उसके पैर में ये तासीर होती है कि वो अगर एक ख्याल है लोगों का, यकीनन। ठीक है सर। तो ये भी ये नहीं था। और यही बताऊं आपको कि यही चीज़ कि मेरा उल्टा पैदा होना, यानी इसने मैंने अपनी जो कहानी लिखी है उसमें मैंने जिक्र भी किया है कि मेरी पैदाइश ने ही तो मेरी माँ को ख़तरे में डाल दिया था। सही सही। और वो इस तरह के जब मैं वक्त आया तो ज़ाहिर है अस्पताल थोड़ी हुआ करते थे। हाँ वो तो हाँ। वहाँ की जो दाई वगैरह होती है। वाई होती थी, उसने कहा कि ये तो बच्चा जो है ना, ये तो यानी सर के बल नहीं आएगा ये ये तो उल्टा पैदा होगा और ये दोनों में से एक का बचना जो है ना बच मुश्किल है। सकता है। और एक अब ये इससे और भी ज़रा यानी परेशानी लाहक हुई। तो मैंने ज़रा मजाक लिखा कि मैंने अपनी माँ को दुनिया में आने से पहले ही ख़तरे में डाल दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ भी हयात रहीं और मेरी भी। अब मैं आपका सवाल था कि मेरी तालीम, इब्तिदाई तालीम देखिए साहब, वगैरह मेरी इब्तदाई तालीम जो है या वो, तालीम की इब्तिदा। जी हाँ, तालीम की इब्तदा तो घर से हुई। कलाम मजीद पढ़ना जी। मेरे घर की जो मेरी फूफी थी, खवातीन जो, खवातीन से मैंने और उस जमाने का मामूल भी यही था अमूमन। वो पढ़ा। उसके बाद जब स्कूल का मरहला आया और बड़ा हुआ तो एक स्कूल, अच्छा हाँ, मेरी रिहाइश पहले बिहार कॉलोनी में थी। उसके बाद वालिद साहब को एक और प्लाट सामने एक आबादी थी आगरा ताज कॉलोनी, आगरा ताज कॉलोनी, हाँ। हम वहाँ पर उन्होंने घर बना लिया। एक सड़क का ही फासला है दोनों में। फासला था। तो वहाँ एक स्कूल था और वो स्कूल था गाजी मोहम्मद बिन कासिम स्कूल। ठीक। और एक बहुत मारूफ शख्सियत थी बिहार शरीफ की, वो थे जिनके बेटे जो है ना डॉक्टर शेरशाह, डॉक्टर टीपू। हाँ हाँ, टीपू सुल्तान और ये, हाँ। ये उनके उनके बच्चे हैं। उनका नाम था आज़ाद बिन ताहिर। पतले दुबले से, बड़ी पैंचे का पाजामा पहना करते थे, हमेशा सफ़ेद कपड़ों में रहे। जी जी। और उनका स्कूल था वो दरअसल वो मसान था। स्कूल हाँ, मसान आता था था वो। ना, वो मसान था।
मसान हिंदू रोड उसी वैसे कहलाता हिंदू है। जो है वो अपने मुर्दे वहाँ पर जलाया करते थे। तो जब इंडिया से आए तो उन्होंने वो उस जगह को हासिल कर लिया और वहाँ एक स्कूल कायम कर दिया। तो मेरा दाखिला उस स्कूल के अंदर हुआ और शायद ये उस स्कूल के जो मालिक भी थे और हेड मास्टर भी थे। तो अच्छा, वो उनकी एक और खुसूसियत मैं आपको बताऊं कि उनकी शरीक हयात जो थी वो जब पाकिस्तान बाद में हिजरत की, शादी बाद में हुई, तो वो मैट्रिक भी पास नहीं थी। बाद में उन्होंने मैट्रिक पास किया, फिर इंटर किया, फिर यानी वो किया MBBS, डॉक्टर बन गई। अतिया ज़फ़र, जी जी। डॉक्टर अतिया ज़फ़र। तो फिर उन्होंने अपने स्कूल की दुकानों में डिस्पेंसरी खोल ली, तो वो हमारी फैमिली डॉक्टर भी थी। उस स्कूल में मेरी इब्तदाई तालीम हुई और 5वीं क्लास तक मैंने उस स्कूल में पढ़ा। उसके अंदाज़न बाद क्या उम्र थी उस वक्त आपकी जब पहली क्लास में दाखिला लिया? मेरे ख्याल से 5 साल का हूँ, ठीक है। क्योंकि उस वक्त वो 2 ढाई साल में स्कूल जाने का रिवाज नहीं था। हाँ हाँ हाँ। वहाँ तो डायरेक्ट पहली क्लास में दाखिला होता था। 5 साल की उम्र। जी हाँ, बिल्कुल। तो उस गाजी स्कूल से मेरी बुनियाद बनी और वो उस वक्त प्राइवेट स्कूल था। जी बिल्कुल ठीक। जी। और उसके बाद मैं वहाँ से मेरा दाखिला जो है वो, क्योंकि हम लियारी में रहते थे, मारीपुर रोड के किनारे रहा करते थे। PAF मारीपुर मसरूर जो अब है। मसरूर है हाँ हाँ। जी। वहाँ का एक सरकारी स्कूल था कैंप नंबर 2 में। मैं वहाँ पर मुझे दाखिला मिल गया। मेरे एक अजीज़ थे, वो वहाँ टीचर थे, वहाँ दाखिला मिल गया और अब मैं यहाँ से यानी आगरा ताज से। आगरा ताज या लियारी के माहौल से फौजियों के माहौल में चला गया और उनके बच्चों के साथ मेरी दोस्तियाँ भी हो गई और वो मेरे साथी भी थे। माहौल भी अच्छा था। वो आना जाना ज़रा मुश्किल होता था उस वक्त, कन्वेंस की ये सूरत हाँ, हाल नहीं तकरीबन थी, 3-4 किलोमीटर का फासला है। यानी वैन लगवा देना का तस्वुर ही नहीं था। तो हम बस में जाते थे, KRTC की बस ज़माने में चलती थी, उससे जाते थे, कभी पैदल आ जाते थे। तो जो मेरी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन आया, वो डिसिप्लिन मुझे उस स्कूल में आया। वो स्कूल एयरफोर्स के इलाके में था। असतज़ा सारे सिविलियंस थे, बाहर से आते थे और बड़े अच्छे, अब तो बाज़ के नाम भी ज़हन में नहीं आते, लेकिन सारे ही असतज़ा जो थे बड़े मेहनती थे, काबिल थे। और वहाँ से तलबा भी मेरी अमूमन बाहर की बस्तियों से। नहीं, वो उस एयरफोर्स के सारे आते थे, बहुत कम बाहर से थे अच्छा। मेरे जैसे, इसलिए कि दूर से आना भी तो मुश्किल होता था ना। अच्छा, मतलब एयरफोर्स के तो मुलाजमीन के एयरफोर्स के बच्चे अमूमन। मुलाजमीन जो थे ना, उनमें ऑफिसर्स भी थे और दूसरे भी थे, उनके बच्चे जो थे ना वो वहाँ होते थे। तो ज़ाहिर है उन बच्चों के अंदर भी डिसिप्लिन था, इलाके में भी डिसिप्लिन था। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आया। और दूसरी बात ये थी कि मेरे वालिद बावजूद इसके कि बहुत अमीर कबीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने यानी मेरी तालीम का तसलसल जो है ना उसे टूटने नहीं दिया। यानी जो मैं प्राइमरी से शुरू हुआ था वो मैट्रिक और मैट्रिक के बाद फिर इंटर और इंटर के बाद फिर BA मैंने SM आर्ट्स कॉलेज से किया। और अच्छा, जैसे यहाँ डॉक्टर साहब आपकी बात काटता हूँ, एक चीज़ मुझे याद आई। ये PF मसरूर वही PF बेस मारीपुर है जहाँ पर कायद आज़म का तैयारा लैंड हुआ था? बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, क्योंकि एयरफोर्स बेस से हम बाहर निकलते हैं तो मारीपुर रोड शुरू हो जाती है। जी जी और जी। मारीपुर रोड जो है वो जब आगे बढ़ती है तो खारादर से पहले जी जी जी। खारादर जमात खाने से पहले अब वहाँ पर एक स्टेशन है जो पहले सर्कुलर चली थी। हाँ एक हाँ हाँ हाँ। लियारी स्टेशन है, एक लियारी के बाद एक दूसरा स्टेशन बना था जी जी। जो कायद आज़म की जगह को क्या कहते हैं, वजीर वजीर मेंशन। मेंशन। वो वजीर मेंशन जो स्टेशन है ना, वो वजीर मेंशन स्टेशन वहीं पर है जहाँ पर कायद आज़म की एम्बुलेंस खराब हुई। अच्छा, और ये तकरीबन वही जगह है जो अब आजकल वो बाद मच्छर में कॉलोनी वगैरह के नाम से बाद मशहूर है। में मच्छर कॉलोनी भी बनी, उसके बाद फिर ट्रक स्टैंड, जिसको पुराना ट्रक स्टैंड कहते हैं, जी जी जी। आज वो जगह वो थी जहाँ पर एम्बुलेंस खराब हुई थी। गुलबाई का ट्रक अड्डा। गुलबाई के बाद, गुलबाई तो बहुत दूर है, हाँ। गुलबाई तो जैसे मारीपुर का गेट से हम निकलते हैं गुलबाई आ जाता है, और गुलबाई से फिर सीधे अगर हम आए तो जनाब ले लीजिए
वजीर मेंशन स्टेशन, और वहाँ पर वो जगह, और मैंने तो वो सड़क देखी है, यानी ओरिजिनल, जिस सड़क से वो एम्बुलेंस गुजरी होगी, इसलिए कि हमारा आना जाना उसी सड़क से हुआ करता। तो सब स्कूल की तालीम, अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे ख़ानदानी अदब से ताल्लुक़ जो है ना, जी जी, हमारे ख़ानदान में शुरू से ही है, तो मैं भी मेरे अंदर भी थी अदब से ताल्लुक़। तो मैट्रिक के बाद मैं जब कॉलेज में आया तो फैज़ साहब को देखकर, इसलिए कि फैज़ साहब का नाम उस वक्त, ये बात है 69 और 70 की, तो जब हमें पता चला फैज़ साहब इस कॉलेज के प्रिंसिपल और अक्सर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ करते थे, यानी वो सिर्फ नाम के प्रिंसिपल नहीं थे, गाहे बगाहे आ जाया करते थे, और कभी कभार बच्चों को एक बड़े कमरे में जमा करके वो खिताब भी किया करते थे। तो मेरी जो अदब से जो वाबस्तगी ज़्यादा हुई, वो फैज़ साहब की वजह से भी हुई, कि फैज़ साहब को सुनना। अच्छा, फिर क्या हुआ कि फैज़ साहब जब गवर्नमेंट ने कॉलेजेस नेशनलाइज्ड कर लिए, तो फैज़ साहब ने सरकारी मुलाजमत इख्तियार नहीं की, वो उन्होंने चले गए। लेकिन बाद में जब वो सरकारी स्कूल बन गया, जब भी वो कराची आते तो कॉलेज में ज़रूर आया करते थे। क्यों? मुझे फिर ये, जब मैंने एमए कर लिया और मेरी पोस्टिंग भी अब्दुल्ला हारून कॉलेज में हो गई, तो फैज़ साहब से और ज़्यादा कुर्बत हो गई। जब भी वो कराची आते, उनसे हमारे कॉलेज में आते और गुफ्तगू होती, अपना कलाम भी सुनाया करते थे। कॉलेज इंटर से मैं बीए मैंने एसएम आर्ट्स कॉलेज से किया। गुवाहाटी साहब उस ज़माने में प्रिंसिपल हुआ करते थे, यानी देखने में कह लीजिए कि 6 फीट 6.5 फीट का इंसान और बड़ा। और साहब जब उनकी गाड़ी गेट पर आके एसएम कॉलेज की खड़ी होती थी, तो आप यकीन करें, ऐसा लगता था कि जैसे इस कॉलेज को सांप सूंघ गया है, कर्फ्यू लग चुका है। पिन ड्रॉप साइलेंट। और अगर कोई गलती से लड़का, जिसे पता ही ना हो कि ये मेरा प्रिंसिपल है, सामने आ गया, तो वो गुवाहाटी साहब सीधा उनका हाथ उसके बालों पे जाता था और उसकी सर्जनिश करके वो। तो जो हमारा यानी मेरी जो तरबियत हुई तालीम के एतबार से, घर के माहौल से, उसने मुझे लिखने पढ़ने की तरफ माइल कर दिया। यहाँ से मैं यूनिवर्सिटी चला गया, यानी मेरी तालीम में गैप नहीं है। पहली जमात से लेकर और एमए तक, पहला एमए मैंने जामिया कराची से किया 1972 में, वो था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और दूसरा एमए मैंने किया पॉलिटिकल साइंस में, और वो किया 1985 में। और क्योंकि लिखने वाला जो है, पढ़ने के साथ साथ जब लिखने की किसी को आदत हो जाए, और आदत भी ऐसी हो जाए कि वो ज़्यादा लिख रहा हो मौज़ूआत के ऊपर, तो फिर उसके ये मेरी अपनी ज़ाती मेरी राय है, उसके अंदर ये सोच पैदा हो जाती है कि भाई मैं मास्टर तो मैंने कर लिया, मुझे पीएचडी भी करना चाहिए। जी जी जी, तो मेरे अंदर ये सोच थी कि मैं किसी तरह पीएचडी भी करूं। लेकिन पीएचडी के लिए, जैसा कि हम आप सब जानते हैं, कि इसके लिए माहौल बहुत ज़रूरी है। यानी पीएचडी इटसेल्फ करना जो है मुश्किल नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस से गुजरना, उसके तकाजे पूरे करना। दाखिले से लेकर और डिग्री अवार्ड होने तक, दाखिले में यूनिवर्सिटी का अमल दखल और सुपरवाइज़र का आपको मिल जाना और उसका फेवर करना, ये चीज़ें अहम होती हैं। वो मुझे मुयस्सर नहीं आ रही थी, मैं उन कंट्रोवर्सीज़ में नहीं जाता। वक्त गुजर गया, मेरी उम्र हो गई 53। जब 53 की उम्र को मैं पहुंचा, तो सब कराची बल्कि पाकिस्तान में एक शख्सियत थी, हकीम मोहम्मद सईद। जी जी, जी, हकीम साहब किताबों और कुतुब खानों के सच्चे आशिक थे, और एक अंजुमन जिसको स्पिल कहते थे, SPIL, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी, वो उसके सदर थे, बानी सदर थे और शहादत तक सदर है। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उस अंजुमन में उनके साथ था, और आखिरी जब उनकी शहादत हुई तो मैं उसका जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, तो यहाँ पर ठीक है, चलिए आप। ठीक है सर। हाँ, तो इसके बाद फिर हकीम साहब से ताल्लुक़, हकीम साहब ने ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में आपके रहनुमाई की, और जिसको कहना चाहिए कि लाइब्रेरी के मामलात के अंदर थोड़ा सा
लोगों को एक जगह पर जमा किया और तंजीम बनाई। हम इस सिलसिले को फ़िलहाल यहीं पर रोकते हैं, दूसरा हिस्सा रोकते हैं और इसके बाद हम तीसरे हिस्से में फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे कि लाइब्रेरी साइंस के साथ वाबस्तगी ने आपको पीएचडी करने में कहाँ तक मदद की और उसके बाद आगे आपकी जो इल्मी खिदमात हैं, तालीमी के अलावा इल्मी खिदमात, हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अपने गुफ्तगू के सिलसिले के तीसरे हिस्से पर हम पहुँचते हैं। अभी इससे पहले हम डॉक्टर साहब से जो गुफ्तगू कर रहे थे उससे ये मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब ने जो 2 एमए किया, एक लाइब्रेरी साइंस में और एक पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद हकीम मोहम्मद सईद की ज़ेर सरपरस्ती एक तंजीम जो स्पेल के नाम से मौजूद है, बनाई थी उन्होंने, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। तो उसमें आप अपने खिदमात सर अंजाम देते रहे, बल्कि सही मायने में अभी तक उसके साथ वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब के, वो हकीम साहब की शहादत के बाद शायद उसकी सरगर्मियाँ मान पड़ गई हों। बहरहाल, तो अब हम इसके बाद चलते हैं कि जिस तरह इन्होंने इब्तिदा में एक हल्का जिक्र किया कि आपके डॉक्टरेट करने के अंदर के बाद आपकी तालीम, आपके पढ़ने के शौक़ ने और लिखने के शौक़ ने पीएचडी के अंदर आपको उकसाया, लेकिन ज़ाहिर है कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से आपने नहीं की, लेकिन फिर आगे की। तो अब हम उससे आगे चलना चाहेंगे कि जो पीएचडी करने में आपको जो आपका एमए पॉलिटिकल साइंस है या एमए लाइब्रेरी साइंस है, इसने कितनी मदद की, या और दीगर आपके जो शौक़ है। तो थोड़ा सा हम आपका एक यूँ कह लीजिए पस मंज़र जानना चाहेंगे पीएचडी के सिलसिले में। जी, जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मैं हकीम मोहम्मद सईद साहब का ताल्लुक़ किताबों से था, और मैंने जब लाइब्रेरी साइंस में एमए कर लिया तो मेरी अमली ज़िंदगी की इब्तदा वो हकीम साहब की उस लाइब्रेरी से हुई, उन किताबों से हुई जो हकीम साहब इंडिया से अपने साथ लाए थे। अच्छा। हकीम साहब जब इंडिया से यहाँ आए थे और बाई एयर आए थे, तो अपने हमरा किताबों का अच्छा खासा ज़ख़ीरा लेकर आए थे। वो ज़ख़ीरा उनके घर में था और वहाँ पर लाइब्रेरी उनके घर में थी। नाज़िमाबाद में जो इस वक्त उनका कारखाना कह लीजिए या जो शरबत बनता है, हाँ हाँ, उसकी पहली और दूसरी मंजिल पर उन्होंने मंसूबा बनाया लाइब्रेरी का, और वो बिल्डिंग बन गई और वहाँ पर वो किताबें जो घर में थी वो वहाँ पर लाके ढेर कर दी गई। तो वो जो किताबों का अंबार था, मैं उस टीम में शामिल था जो उन किताबों को हम उठाकर और मौज़ूआत के एतबार से उनको तरतीब दिया करते, यानी उसके टेक्निकल काम किया करते थे। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, यहाँ से मेरी अमली मतलब अंबार को लाइब्रेरी की शक्ल दे रहे थे। लाइब्रेरी की शक्ल हमने दे दी और बाद में भी मैं उससे मुंसलिक रहा। फिर उसके बाद दूसरा दौर ये आया कि हकीम साहब ने बैतुल हिकमा के नाम से इदारा बनाने का फ़ैसला किया, और उन्होंने वहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी में सबसे पहली इमारत जो हकीम साहब ने कायम की वो बैतुल हिकमा था, यानी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी से हमदर्द यूनिवर्सिटी का आगाज़ हुआ, और फिर वो किताबें जो नाज़िमाबाद में थी वो सारी किताबें बैतुल हिकमा में मुंतकिल कर दी गईं। यहाँ एक बात मैं हकीम साहब की किताब से मोहब्बत की बता दूँ कि हकीम साहब जो कोई, इसलिए आपको पता है हर लिखने वाला लिखारी कोशिश होती थी कि वो अगर कोई किताब लिखता है और वो छपती है तो वो किताब हकीम साहब की खिदमत में पेश करे। तो उन्हें बेशुमार किताबें जो हैं वो तोहफ़े में मिला करती थी। हकीम साहब का ये मामूल था, और इसे आज भी जाकर देखा जा सकता है कि वो हर किताब के ऊपर अपने दस्तखत किया करते थे, टाइटल के ऊपर वो अपने दस्तखत किया करते थे, फिर वो लाइब्रेरी में जाती थी। ये आज भी अगर हम जाएं तो आपको वहाँ पर बेशुमार किताबें जो हैं वो ऐसी मिलेंगी। दूसरी बात, किताब से मोहब्बत। वाइस चांसलर कोई थे जामा कराची के, वो हमदर्द के वो वाइस चांसलर बन गए। उन्होंने कहा भाई इसमें इतनी सारी किताबें हैं, कम होनी चाहिए। और वाकई लाइब्रेरी का एक असूल ये भी है
कि डिस्कार्ड की जाती हैं किताबें, अगर ज़्यादा हो जाएं पुरानी किताबों को दे दिया जाता है। तो एक रिपोर्ट उन्होंने बनवाई वीसी साहब ने, और वो रिपोर्ट हकीम साहब को पेश कर दी। उन्होंने कहा कि ये किताबें जो हैं पुरानी जो हो जाए, इनको जो है वो लाइब्रेरी से निकाल दिया जाए और डिस्कार्ड कर दिया जाए। जब वो रिपोर्ट हकीम साहब के पास पहुंची, उन्होंने एक लम्हा नहीं लगाया उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करने में। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में किताब इस लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा सकती। ये उनका किताब से मोहब्बत थी। अब मैं आता हूँ साहब लिखने। अच्छा सर, मैं लाइब्रेरी साइंस में मेरे लिखने की का आगाज़ हो गया था। जी। मैं तालिब इल्म था, लेकिन मेरे लिखने का आगाज़ वहीं से हो गया था, और मैं मुख्तलिफ मज़ामीन लिखता था। ख़ास तौर से किताब के ऊपर तबसरे लिखने का सिलसिला जो था ना, वो मेरा शुरू हो चुका था। और अब एमए कर लिया, फिर मुलाजमत हो गई, नौकरी भी हो गई, और लिखने का सिलसिला जारी रहा। फिर ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये फिर यूनिवर्सिटी के बजाय फिर कॉलेजेस में भी शुरू हो गया। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने इंटर और बीए, इंटर पार्ट 1 पार्ट 2, बीए पार्ट 1 पार्ट 2, इसकी टेक्स्ट बुक्स लाइब्रेरी साइंस की सबसे पहले मैंने लिखी और वो छपी। मैं जब तक फ़ाल था उन किताबों को छापने में, तो 25-25 एडिशंस जो हैं उस किताब के छप चुके थे, और आज भी मैंने एक पब्लिशर को वो दे दी हैं, और वो छापता है और बेचता है। मेरा उससे अब उससे मतलब सिर्फ ये ताल्लुक़ है कि भाई वो किताब छपनी चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ पीएचडी की तरफ। जब मैं लिख रहा था, मेरी किताबें भी आना शुरू हो गई थी, और शख्सियात को मैंने अपना मौजू बना लिया। शख्सियात को अपना मौजू बना लिया था, शख्सियात पर लिखता था और किताबों पर लिखता था, तालीमी मौज़ूआत के ऊपर लिखा करता था। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये ख्वाहिश होती है कि हम पीएचडी कर लें, मौका नहीं मिल रहा था। मौका बहुत ज़रूरी था कि कोई मेरा सुपरवाइज़र बन जाता, कोई यूनिवर्सिटी मुझे। हकीम साहब से ग़ुरबत रही, शहादत उनकी हो गई, और शहादत के काफ़ी अरसे के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैंने जो हकीम साहब के दस्तराज थे, प्रोफेसर हकीम नईमुद्दीन ज़ुबैरी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मैंने उनसे कहा कि ज़ुबैरी साहब, मैं चाहता हूँ कि हकीम सईद साहब पर पीएचडी करूँ। तो कहने कि बहुत अच्छी बात है, करें, आप कुछ बना के लाइए। मैं वो एक पूरा प्लान बना कर ले गया उनके पास। उन्होंने उसमें थोड़ी बहुत करेक्शंस की और मुझसे कहा कि ठीक है, मैं इसे फ़ाइनल करके आगे भेजता हूँ। वो साहब उन्होंने आगे भेजा और वो मंजूर हो गया। वो इस पीएचडी मेरी मंजूर हो गई। मुझसे कहा गया कि आप सिनॉप्सिस उसका मंजूर हो गया। रजिस्ट्रेशन कराएं। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और मैंने काम शुरू कर दिया। और वो मौजू जो था वो ये था कि हकीम सईद का किताब से मोहब्बत और कुतुब खानों से लगाव, ये कुछ इस तरह का। और मुझे सोशल साइंसेज में पीएचडी अवार्ड हुई हमदर्द यूनिवर्सिटी से। मैं इन मामलात में नहीं जा रहा कि वहाँ क्या मुश्किलात हुई, क्योंकि मैंने 2003 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, 2006 में मैंने अपना थीसिस जमा करा दिया। अब देखिए, हम तो कहते हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो सुर्ख फीता होता है, प्राइवेट में भी यही हाल है। अब मुझे डिग्री अवार्ड होती है 2009 में। 3 साल जो है ना वो मुझे होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। और ये मामलात कहीं निचली सतह पर नहीं थे, मामलात अपर की सतह के, तालीम याफ्ता जो खुद भी वीसी रह चुके, प्रोफेसर्स रह चुके। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ये मरहला तय हुआ और मुझे 2009 में डिग्री अवार्ड हो गया। अब डिग्री ने मेरे साथ क्या किया? डिग्री ने मुझे एक आम इंसान से एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना दिया। सही। अभी मैं रिटायर हुए, मुझे चंद महीने हुए थे कि मुझे सरगोदा यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आ गई। मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा 3 साल के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से मेरा तकर्रुर हो गया और मैं प्रोफेसर हो गया। 3 साल तो मैं नहीं रहा वहाँ, जल्दी वहाँ से आ गया। फिर सऊदी अरब चला गया, फिर वहाँ कुछ दिन रहा, महीने रहा, फिर आ गया। फिर लाहौर से जो हमारे ताहिर उल क़ादरी साहब की यूनिवर्सिटी है, मिनहाज यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे प्रोफेसर की हैसियत से और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की हैसियत से मेरा तकर्रुर कर दिया। मैं वहाँ चला गया, कुछ दिन वहाँ रहा, फिर मैंने कहा भाई अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट? ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। अच्छा। अब मैंने कहा भाई मैं, अब मेरे लिए लाहौर में रहना और मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने घर में रहें, हम आपको
प्रोफेसर एमरेटस बना देते हैं। अच्छा। तो अंधा क्या चाहे, इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है कि मुझे मिनाज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमरेटस बना दिया गया। और मेरे ज़िम्मे क्या काम था कि एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स की रहनुमाई करना। मैं सुपरवाइज़र कई एमफिल थीसिस का रहा, और मेरे सुपरवाइजरी में 4 स्टूडेंट जो है ना इस वक्त पीएचडी कर रहे थे। 2 कर चुके हैं, 2 को डिग्री अवार्ड हो गई और 2 अभी कर रहे हैं। तो ये मेरा अमली तौर पर, मैं कराची में रहते हुए भी मैं ये काम सर अंजाम दे रहा हूँ। अब ये तो था यानी पीएचडी का मामला। अब पीएचडी से मेरे मौज़ूआत बदलना शुरू हो गए, यानी अब मेरा जो सब्जेक्ट था इसमें ज़्यादातर आईटी इन्वॉल्व हो गई। अच्छा। इंफॉर्मेशन साइंस। अब जब इंफॉर्मेशन साइंस इन्वॉल्व हो गई तो जाहिर बात है, जब आदमी ज़्यादा एज का हो जाता है तो उसके लिए यानी मेमोरी का भी मसला होता है, मेहनत का भी मसला होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब हल्के फुल्के मौज़ूआत पर लिखना चाहिए। वहाँ से मैंने अदबी मौज़ूआत पर ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया। चुनांचे मेरी शख्सियात पर मैंने लिखा, और मेरी बेशुमार किताबें शख्सियात के ऊपर शाये हुई। और आजकल बहुत चर्चा है किताबों की तकारीब का। मेरा इससे मतलब दिल भरा हुआ है। 1980 में मेरी किताब आई थी और उसकी तकरीब रहनुमाई हुई थी, और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, सैयद गौस अली शाह जी जी। वो चीफ गेस्ट थे। तो उसके बाद फिर दूसरी एक किताब थी, उसके चीफ गेस्ट जो थे डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब थे। तो ये सिलसिला का अच्छा, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी एमए किया था, शख्सियात से मैं खाके लिखने लगा, खाका नवीस बन गया। फिर मेरी 2 खाकों के मजमूए भी आए। मैंने आपके सवाल से पता नहीं शायद मैं इधर आ गया हूँ। तो खाकों के मजमूए फिर मैं लिखने लग गया आपके सियासी मौज़ूआत पर, कालम लिखने शुरू हो गए। तो साहब क्या नाम है आपका, महमूद शाम साहब चीफ एडिटर थे रोज़नामा जिना के। जी जी। उस अखबार में मेरे कोई 60-70 कालम जो हैं वो शाये हुए। फिर उन कालम पर एक किताब भी शाये हो गई, कालम लिखे। अब कोई 1 साल से जो सूरत हाल, क्योंकि सियासी मौज़ूआत के ऊपर लिखना तो आपको पता है ना, तो मैंने कायल हो गया। मैंने कहा इज़्ज़त इसी में है कि इस उम्र में कोई मेरे दरवाजे पे आकर दस्तखत दे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने कालम लिखना बंद कर दिए, सिर्फ अदबी मौज़ूआत पर मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये हुआ कि दिबाचा निगारी की तरफ आ गया। अब मतलब है कि ये आम तौर पर जो कोई ज़्यादा उम्र रसीदा हो जाता है तो लोग उससे लिखवाना पसंद करते हैं। तो मैंने भी लोगों की किताबों पर लिखना शुरू कर दिया। और ये किताब थी मेरी नुक्ता नज़र। इसमें सारे उन किताबों पे दिबाचे और पेश लफ्ज़ हैं जो मैंने अहबाब से लिखे। एक दूसरी किताब इसी मौजू पर और आ रही है। तो 30-40 किताबों पर मैं, और तबसरे अलग हैं, तबसरे तो बेशुमार हैं। और एक उर्दू की वेबसाइट है हमारी वेब। जी जी, हमारी वेब। उसकी ख़ुसूसियत यह है कि उर्दू में जो मज़ामीन होते हैं आप उनको भेजिए, वो उसमें डाल देते हैं। और मेरे कोई 850 से ज़्यादा मज़ामीन जो है हमारी वेब के ऊपर, नेट के ऊपर मौजूद है। तो ये सिलसिला लिखने पढ़ने का। और ये मेरे एक अजीज़ दोस्त थे, मैंने अपनी कहानी तो लिखी है, मेरी कहानी मेरी ज़बानी एक मज़मून की शक्ल में। ये मेरे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, अफजल रिजवी साहब, ये इकबाल शनास हैं, इकबाल के ऊपर लिखा। उन्होंने कहा मैं आपकी सवानें लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये सवानें जो है मेरी लिख दी। तो मैं आप बीती लिखने से बच गया हूँ अभी तक। तो ये मेरी सफ़र। वैसे अंदाज़न कुल कितनी किताबें हैं? एक तो ये 2 किस्म की होती हैं, एक तो ये कि आपने लिखी, और एक ये आपके हवाले से या आपके ऊपर लिखी गई। देखिए, मुझ पर जो लिखी गई उनकी तादाद तो 3 है। एक ये है और ये मज़ामीन है। उसके एक और, जब मैं ये उर्दू की तरफ आ गया तो देखिए इसने भी मुझे बहुत इज़्ज़त दी। और मेरे ऊपर 2 एमफिल थीसिस जो हैं वो हो चुके हैं। अच्छा। एक एमफिल थीसिस हुआ मेरी नसरी तख्लीक़ात, और दूसरा हुआ मेरी शख्सी खाके। कौन सी यूनिवर्सिटी में? ये एक हुआ पेशावर में क़र्तुबा यूनिवर्सिटी है, एक है लाहौर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस।
ठीक है। तीसरा थीसिस जो है वो मिनहाज यूनिवर्सिटी में आजकल अच्छा। हो रहा है। उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। तो मेरी किताबों की तादाद जो है 42 हो चुकी है, और इस पाइपलाइन में भी एक दो किताबें हैं, और वो इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएंगी। तो अभी सिलसिला मतलब 50 करीब ही है आपकी। जी हाँ 50, अल्लाह करे 50 हो जाए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह 50 हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपका जो किताबी सफ़र है उसके ऊपर ज़रा से एक हल्की सी रोशनी आई है। हमें अपने सिलसिले को यहाँ पर फ़िलहाल मौकूफ़ करते हैं, और इसके बाद अगले सिलसिले में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के जो लाइब्रेरीज़ हैं उनकी क्या सूरत हाल है, और वो आज के तलबा और तालिबात के लिए किस हद तक मुआविन हैं, या जो पुरानी लाइब्रेरी जिसको कहते हैं लीजेंड लाइब्रेरीज थी, क्या वो आज भी उस तरह बरकरार हैं लोगों की तालीमी मावनत में। इंशाल्लाह अगले सिलसिले में इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के चौथे हिस्से में हम आगे बढ़ते हैं, और अभी तक हमने डॉक्टर साहब से जो कुछ हासिल किया उससे ये इल्म हुआ कि इन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में तालीम को और तालीमी मवाद को अपने ऊपर तारी किया, और फिर इन्होंने ख़ास तौर के ऊपर इख्तिसास हासिल किया लाइब्रेरी के अमूर के ऊपर, लाइब्रेरी साइंस के अमूर पर, और अब आजकल मुख्तलिफ तलबा की मावनत कर रहे हैं PhD और MPhil करने में बतौर प्रोफेसर। और हम अब डॉक्टर साहब से ये मालूम करना चाहेंगे, जब तलबा और तालिबात आज के दौर में MPhil करने निकलते हैं तो उनको किस किस्म के मसाइल पेश आते हैं, और उनके मावनत के लिए लाइब्रेरियों के पास जो मवाद होना चाहिए उस तक तलबा और तालिबात की पहुँच का क्या सूरत हाल इस वक्त, ये ज़रा हम थोड़ा सा मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हर तालिब इल्म मैट्रिक के बाद से उसे किताब की ज़रूरत होती है। ठीक है। किताब उसकी निसाबी ज़रूरत है, और वो निसाबी ज़रूरत उसकी पूरी हो रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, किताब उसकी ज़रूरत बन जाती है। ठीक है। बग़ैर किताब के कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता। कोई चाहे इवन मास्टर में भी बग़ैर किताब, निसाबी किताब की बात यहाँ नहीं कर रहा। निसाबी किताब अपनी जगह मैट्रिक तक, इंटर तक रह गई, ग्रेजुएशन तक। लेकिन उसके बाद आपको निसाबी किताब के अलावा किताबों की ज़रूरत होती है। और वहाँ से आप जैसे आगे बढ़ते हैं, मास्टर्स किया, उसके बाद MPhil अगर आपको करना है, बग़ैर किताब के आप ब्लाइंड हैं। आपको किताब की ज़रूरत है, आपको लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है, आपको लाइब्रेरीज़ में जाना है। कोई ऐसा शख्स आज तक बता दें जो ये कहे कि मैंने PhD किया, MPhil किया और मैं लाइब्रेरी नहीं गया, मुझे किताबों की ज़रूरत नहीं पेश आई। वो लाइब्रेरी में गया और उसे किताबों की ज़रूरत पेश आई, और उसे किताबें मिली, और आज भी मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, हम मतलब एक ये बात आम कही जाती है कि साहब ठीक है, मुताले की आदत ख़त्म हो गई है, हम मिनहजुल कौम जो है वो मुताले से दूर हो गए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़रूरतमंद जो है वो किताब से अपनी प्यास बुझा रहा है, और उसे वो ज़रूरत उसकी पूरी हो रही है। आज भी वो लाइब्रेरीज़ आज भी मौजूद है। 19-20 कभी बेहतर हालात और कभी अच्छे हालात नहीं, ये दोनों चीज़ें शामिल रही हैं। लाइब्रेरीज़ जो आज से, ये देखिए, ये जो हम कहते हैं ना KMC कराची की हम मिसाल ले लें, KMC ने लाइब्रेरीज़ कायम की। एक ज़माना था कि सिर्फ कराची शहर में 100 लाइब्रेरीज़ की फहरिस्त थी, जो मैंने खुद मुरतब की थी। लेकिन वो क्या थी, वो सियासी कि हर काउंसलर के दफ्तर में एक लाइब्रेरी बना दी। यहाँ नया काउंसलर आया, उसने कहा हटाओ यहाँ से, ये मेरा दफ्तर है, लाइब्रेरीज ख़त्म हो गई। लेकिन वो लाइब्रेरीज जो बनाई गई है एक मकसद के तहत, लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी है, वो आज की है। वो तो कायम है, पाकिस्तान की फौरी बात जो है वो बन गई थी, आज भी कायम है। और अभी आप चले जाइए लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में, आपको पढ़ने वालों का एक जम गफ़ीर मिलेगा। इसी तरह और लाइब्रेरीज़ भी
कराची में हैं और दूसरे शहरों में हैं। इस तरह की जो लाइब्रेरीज हैं वो आज भी कायम है और लोग उसमें जा रहे हैं। ये बहादुराबाद में एक लाइब्रेरी है, बेदिल लाइब्रेरी। बेदिल लाइब्रेरी। जी, अभी चले जाइए आप, जब वो खुलेगी आपको यानी कालीन के ऊपर बैठे हुए स्टूडेंट्स मिलेंगे और वो वहाँ के अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सी ये बहादुराबाद गालिब लाइब्रेरी है अपना। गालिब लाइब्रेरी देखिए, आज नहीं फैज साहब ने वो यानी इनिशिएटिव लिया था गालिब लाइब्रेरी का, आज भी कायम है, आज भी किताबें मौजूद। ज़रूरतमंद जाता है लाइब्रेरीज में, कौन जाता है? ये ज़रूर है, ज़रूरतमंद जाता है। वो जो एक ज़माना था कि जो रिटायर्ड या बड़ी उम्र के लोग हो जाते थे, वक्त पास करने के लिए चले जाते थे, शायद उसमें कमी आ गई है, वो नहीं जाते। लेकिन ज़रूरतमंद लाइब्रेरीज में आज भी जा रहा है और उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसको किताब नहीं मिल रही, उसको किताब मिल रही है। ज़ाती लाइब्रेरीज में इजाफा हो गया है, लोग इस तरफ माइल हुए हैं कि घरों में भी किताबें रखें, ज़्यादा नहीं कम, लेकिन किताब की तरफ रुझान हुआ है, हम ये नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, आप ज़ाहिर खुद एक इल्मी शख्सियत हैं, तहकीक़कार हैं और आपने इतनी सारे कुतुबखानों का जिक्र किया जो मुख्तलिफ तंजीमों और सरकार के उसके ऊपर कायम की गई, लेकिन कुछ ज़ाती शख्सियात की लाइब्रेरियाँ थी जिसमें मशहूर जो है वो मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब की लाइब्रेरी एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी थी, या खालिद अहमद इसहाक़ एडवोकेट की लाइब्रेरी मशहूर लाइब्रेरी थी। तो कुछ आपके इल्म में है कि अब इनका क्या वो है, कहाँ तक ये इनका मुस्तकबिल नहीं बन के इनका हाल क्या है? बात यह है कि ये वो लाइब्रेरीज हैं जो ज़ाती लाइब्रेरीज कहलाती हैं, पर्सनल। जी जी। और पर्सनल लाइब्रेरीज में एक या दो तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, जो अब तक किए गए हैं। एक तो ये लाइब्रेरी को, उस लाइब्रेरी का जो मालिक है वो अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े इदारे को डोनेट कर देता है किताबें, और वो उसके नाम से किताब हमारा भी दी जाती है। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी लाइब्रेरी जो है इंडिपेंडेंटली उसको कहीं जगह मिल जाए, बरकरार रहे, जगह मिल जाए, बिल्डिंग बन जाए, जैसे मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब की लाइब्रेरी है, ठीक है, तो वो वहाँ पर मुंतकिल हो गई। इसी तरह डॉक्टर जमील जालवी रिसर्च सेंटर, जालवी साहब की अपनी भी लाइब्रेरी बड़ी रिच लाइब्रेरी थी, तो उनके बेटे जो हैं ख़ावर जमील, उन्होंने कोशिश करके जामिया कराची के अंदर ही डॉक्टर महमूद हुसैन लाइब्रेरी के बराबर में एक प्लॉट ले लिया और उसके ऊपर वो इमारत तामीर हो गई और वो लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर की सूरत में वहाँ पर कायम हो गई। एक और तबका भी है लाइब्रेरीज रखने वालों का, जिसने अपनी, या तो वो खुद करते हैं या उनके बाद के जो जिम्मेदारान लोग हैं कि वो उन्होंने उस लाइब्रेरी को, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, सेल कर दिया, लाइब्रेरी को फरोख्त कर दिया। जैसे आपने अभी नाम लिया खालिद इसहाक़ साहब, किताब से उनकी क्या मोहब्बत थी। खालिद इसहाक़ साहब की जानिब से तमाम पब्लिशर बुक सेलर्स को ओपन ऑफ़र थी कि जब कोई किताब आए बिल के साथ मुझे भेज दी जाए, मुझसे ना पूछेंगे किताब लेनी है या नहीं लेनी। किताबों का ये आलम था। उनकी लाइब्रेरी लाहौर में लम्स को चली गई। और भी नाम है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, कि चाहते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत से ये लाइब्रेरी किताबें जमा की हैं, लिहाजा ये कहीं चली जाए। और ये ख्याल उस वक्त आता है जब हम उम्र की इख्तितामी मंजिल पर पहुँचते हैं। तो मैं आज से शायद 5-6 साल पहले ही मुझे शायद ये अंदाज़ा हो रहा था कि अब चल चलाओ नज़दीक है। तो मेरे घर में जितनी किताबें थी, मेरी ज़ाती लाइब्रेरी जो थी, वो मैंने उर्दू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे ज़फ़र साहब, डॉक्टर ज़फ़र, उनसे बात करके मैंने कहा मेरी किताबें दे, 3-4 अलमारियों नाम से गोशा बना दिया और वहाँ पर महफूज है। तो किताबों की सूरत हाल, हाँ, लेकिन एक सूरत हाल वो भी है जहाँ पर आपने जो कहा ना लाइब्रेरी बेचने वाली बात, तो एक बदनसीबी से लाइब्रेरी से जान छुड़ाने वाला भी एक तबका है। अब्बा मर गए तो औलाद ने कमरा खाली करने के लिए रीगल चौक के ऊपर किताबें बेच दी।
ऐसा भी है? अदीब कहते हैं कि जब कोई मशहूर अदीब इंतकाल कर जाता है तो उसके इंतकाल के 15-20 दिन 1 महीने बाद अदीबों में आपस में गुफ्तगू, जो कि पुरानी किताबों के रसियाँ हैं, वो आपस में बात करते हैं, यार उसको मरे हुए इतने दिन हो गए, चलें रीगल के ऊपर आ गई होंगी किताबें। हाँ हाँ, तो ये भी है जो हमने तो अपनी आंखों से देखा कि इंतकाल के ठीक 1 हफ्ते के बाद बोरियां भर के रीगल चौक के ऊपर बिल्कुल ठीक 1 हफ्ते के जी बाद। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन किताब तो है ना, देखिए किताब मुंतकिल होती रहती है, अपनी जगह तब्दील कर लेती है, आज यहाँ है कल कहीं कहीं और होगी और वहाँ से कहीं और चली जाएगी, लेकिन मौजूद तो रहेगी। हाँ, मतलब एक बात ये है कि रीगल के ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि किताब के अंदर पकौड़े बिक रहे हैं। किताब का शौकीन जा रहा है हाँ, रीगल के ऊपर, रीगल कोई आम आदमी नहीं जा रहा, बिल्कुल किताब सही, से बिल्कुल मोहब्बत करने वाला। ठीक है, वो जहाँ से भी आई, जितने की भी आई या जितने की भी मिल रही है, लेकिन रीगल के ऊपर या फुटपाथ से किताब खरीदने वाला सही मानों में किताब से मोहब्बत करने वाला होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये ज़ाहिर है अमूमी कुतुबखाने होते हैं, अमूमी किताबें होती हैं, लेकिन एक कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म की भी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे किसी भी कह लीजिए कि आप मेडिकल सेंटर की लाइब्रेरी, वहाँ पर ज़्यादातर किताबें, ज़्यादा हिस्सा जो है वो मेडिकल से रिलेटेड होगा या इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, या कुछ इंजीनियरिंग के इदारों के अंदर जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड किताबें होंगी। तो ऐसी कभी लाइब्रेरी से आपका वास्ता पड़ा? नहीं, देखिए मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा तवील सफ़र जो है लाइब्रेरीज से में गुज़रा है। न सिर्फ ये कि मैं खुद, यानी समझें कि मुझे किताब से मोहब्बत और किताब के औराक से निकलने वाली खुशबू मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए कि मैंने ना मालूम कितनी किताबें मेरे हाथों में आई हैं और मैंने कितनी किताबों की गर्द साफ़ की है। तो किताब से आपने जो देखिए, जो टेक्निकली लाइब्रेरीज़ की कुछ इक़साम बयान की गई हैं, उनमें एक किस्म स्पेशल लाइब्रेरीज़ की भी है, जैसे PCSIR की जी लाइब्रेरी, HEJ की लाइब्रेरीज़, डाउ मेडिकल जी जी। की लाइब्रेरी। ये जो ख़ास इदारे हैं, इनमें आपको ज़्यादा मवाद उनके मौज़ूआत पर उनके अपने मिलेगा। मौज़ूआत का होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर शेर व शायरी की किताबें नहीं बिल्कुल होंगी, होंगी, जनरल बुक्स भी होंगी। होती हैं, लेकिन अक्सरियत ज़्यादा किताबें उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जमा की जाती हैं। तो ऐसी बहुत सी लाइब्रेरियाँ अच्छा, हैं। स्कूलों में भी लाइब्रेरी का कल्चर नहीं तकरीबन? सब, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, और उनमें भी 2, 4, 6 नाम उँगलियों पर लिए जा सकते हैं। सिटी है, बीकन हाउस है, ग्रामर स्कूल है। अभी वहाँ तो आपको लाइब्रेरी सिस्टम मिलेगा और बाकायदा बच्चों के लाइब्रेरी पीरियड मुकर्रर हैं, लेकिन जहाँ ताल्लुक़ है सरकारी स्कूलों का, तो वहाँ तो प्राइमरी छोड़ दीजिए, सेकेंडरी स्कूल में भी लाइब्रेरीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। बल्कि अब तो कमरा भी ख़त्म होता जा रहा है। कमरे होते ही नहीं थे। हेडमास्टर के कमरे में एक अलमारी रखी होती थी, वो किताबों यानी रजिस्टर में होता था कि ये लाइब्रेरी है यहाँ की। ना कभी बच्चों ने कभी लाइब्रेरी देखी होगी, ना टीचर वहाँ देखते थे, नाम के लिए ज़रूर थी। ये हमारी बदकिस्मती, हालांकि हमारी बुनियादी वही है। ये जो सिस्टम, अंग्रेज़ी सिस्टम से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, ये क्यों यानी इस कदर किताबों के शौकीन होते हैं? वजह यही है कि उन्हें वहीं से आदत डाली जा रही है किताबें पढ़ने की। तो अगर वहीं से आदत डाली जाए तो आगे जाकर भी इनको मुश्किल पेश आती है। देखिए, उसको हम कहते हैं पीले स्कूल से पढ़ना। अब पीले स्कूल से मैंने भी पढ़ा, लेकिन मुझे भी तो ज़रूरत पेश आई PhD के अंदर लाइब्रेरी की, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश आई, क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन लाइब्रेरी था, इसलिए मुझे इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन आम लोगों को तो पता ही नहीं होता कि भाई हमारा ये टॉपिक है, इसके ऊपर जो हमारा मटेरियल है वो कहाँ मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है, अब हम हमेशा हुकूमत वक्त से ही इस्तदा करते हैं और अब भी करेंगे कि खुदा के वास्ते इस कौम पर, इस मुल्क पर
इस नस्ल पर मेहरबानी फरमाएं और स्कूलों में बाकायदा लाइब्रेरीज डॉक्टर साहब, कायम एक करें। अमली मसला भी है। जाहिर है कि आप थोड़ी देर के लिए पीले स्कूल को छोड़ें और वो जो चेन ऑफ स्कूल्स हैं जिनकी इमारत बाकायदा स्कूल के लिए बनाई जाती है, उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ें। जो मिडिल क्लास के तबके के लिए जो स्कूल हैं, जो 400 गज के बंगले के अंदर मॉन्टेसरी से लेकर और ओ लेवल और ए लेवल तक की तालीम दी जाती है 400 गज के बंगले में, तो वहाँ तो जगह का इतना बड़ा मसला है कि वहाँ पर वो कहाँ लाइब्रेरी रखेंगे। फिर कभी एक ज़माने में ये जो तालीम है, जैसे मैंने कहा कि मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। कौन सा सन था वो? ये 1960s की बात बता रहा हूँ आप। 66 में मैंने मैट्रिक किया और 60s में मैंने 5th क्लास पास की होगी। प्राइवेट स्कूल था वो। प्राइवेट स्कूल आज के प्राइवेट स्कूल जैसा नहीं था, बल्कि वहाँ सही मानों में तालीम दी जाती। आज क्या हो गया? आज ये तालीम जो है ये बिजनेस बन गई है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, चले जाइए इन इलाकों में, गुलशन में, नॉर्थ नाज़ाबाद में, एक स्कूल के आपको हर एक बंगले के बाद दूसरा बंगला जो है वो उस स्कूल का मिलेगा। वो सिस्टम ख़त्म हो गया कि साहब स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाए, उसके अंदर प्ले ग्राउंड भी हो। अब तो यह है कि बंगला किराए पे लिया जाए और एक क्लास, एक बंगले में एक क्लास के 6 सेक्शन, ये 7 ही कमरे होंगे ना उसमें। दूसरा बंगला लिया, दूसरी क्लास के 6 सेक्शन। आजकल ये बिजनेस हो गया। इस वजह से ये सारे हालात हमारे सामने हैं। मतलब जो हम किताब से दूर होते जा रहे हैं, इसका ज़ाहिर एक नुकसान ये है कि हम सोचने समझने की सलाहियत से महरूम होते जा रहे हैं और हमारी नस्लें सोचने समझने की सलाहियत से महरूम होती जा रही हैं। ये हम अपने चौथे हिस्से का यहाँ पर ख़ात्मा करते हैं। इसके बाद आखिरी से हिस्सा जब हम शुरू करेंगे उसमें थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो जो तालिब इल्म निसाबी किताब पढ़ता है और निसाबी तालीम मुकम्मल करता है, उसके बाद उसके ऊपर माशरे की तरफ से क्या जिम्मेदारियां आती हैं कि वो दूसरों को इल्म किस तरह बढ़ाए, क्या करे। और फिर आखिर में थोड़ा सा हम आपसे आपकी यहाँ पर मुंगी का फ़ायदा उठाते हुए, अगरचे कि आपने कहा कि मैं बाकायदा मुशायरे वाला शायर नहीं हूँ, लेकिन शायर तो है ना, बाद में हम आखिर में हम कुछ ना कुछ आपसे सुनेंगे ज़रूर इंशाल्लाह अगले उसके अंदर हिस्से के अंदर। गुफ्तगू के 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हुए मैं एक चीज़ थोड़ा सा अपने जहन को क्लियर करने के लिए आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि आपकी ज़िंदगी में किताब और किताब को पढ़ना और किताब की खुशबू, इसने बहुत असर किया और यकीनन जो लोग किताब से वाबस्ता होते हैं उनको वो खुशबू जो है ना वो बहुत भाती है। अच्छा, अब आज के दौर के अंदर एक सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग मुताले से दूर हो रहे हैं और किताबों में गर्द पड़ रही है लाइब्रेरीज के अंदर लोगों के, और शायद उसके एक उज़्र ये पेश किया जाता है कि अब लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल उठाओ और उसके अंदर पीडीएफ में किताब जो चाहो पढ़ लो, मौजूद है। तो वो ये उस दलील का रद्द है कि किताब नहीं पढ़ी जा रही। किताब पढ़ी जा रही है, पीडीएफ में पढ़ी जा रही, कागज़ पे नहीं पढ़ी जा रही। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बात ये है कि मेरा नुक्ता नज़र ज़रा मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ कि किताब आज भी पढ़ी जा रही है, लेकिन उसको पढ़ने वाले वो तादाद में कम है। बल्कि मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया कि ज़रूरतमंद किताब पढ़ रहे हैं। ठीक। और बग़ैर किताब के इल्मी मैदान में कोई आ नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। दूसरी बात जो अभी आपने कही कि किताब छपती है, मार्केट में आती है, अभी कुछ ही वक्त गुज़रता है कि वो पीडीएफ में या इंटरनेट के ऊपर किसी भी फॉर्म में आ जाती है। मेरी राय ये है कि ज़रूरतमंद पीडीएफ को देखता ज़रूर है, लेकिन एक आम तासुर ये भी है कि नेट के ऊपर जो चीज़ है वो ऑथेंटिक नहीं है। तहकीक करने वाला वो उसकी कोशिश जो है होती है कि वो फ़र्स्ट हैंड मटेरियल जो है ना वो उसको हासिल करे। वो किताब रिसाला हासिल करता है, पीडीएफ से मदद ज़रूर लेता है,
इसलिए कि अब तो PDF का मामला ये हो गया कि अगर हमें किसी लफ्ज़ की हिज्जे पर हमें डाउट है कि मैं ये सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले गूगल करता हूँ और सही लफ्ज़ लिख लेता हूँ। अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है, हाँ सही है, सही है। लेकिन अपनी बजाय इसके कि हम गलत लिख दें, हमने उससे मदद ले ली। तो आप देखिए कितनी यानी बड़ी यानी वो सहूलत हो गई। सहूलत है ना हमारे लिए। ये देखिए, अभी मैंने इस किताब का आपसे ज़िक्र किया था कि किताबें जिन पर मैं लिखता हूँ, पेश लफ्ज़ दिबाचे, और बहुत से तबसरे भी, वो किताब मुझे नहीं भेजते, वो मुझे PDF भेज देते हैं कि सर इसके ऊपर लिख दीजिए। अब मुझे मालूम है कि PDF, अच्छा वो PDF जो है वो कंप्यूटर के ऊपर भी नहीं खुल रहा, वो ये इसमें खुल रहा है। अब इसके ऊपर पढ़ना यानी एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन आप पूरी किताब इसके ऊपर पढ़ेंगे तो दूसरे दिन आपको वाइट स्टिक हाथ में होगी आप। बिल्कुल सही है। इसलिए इससे हमें रहनुमाई तो मिलती है PDF से कि हाँ ये किताब है, ये पिशावर से छपी है, इसकी तफसीलात हमें मिल जाती हैं। अब उसके हुसूल बाद में शुरू होता है, तो इसलिए अच्छा, ये फिर आपकी बात करती है जो मौक़िक़ होते हैं या स्कॉलर्स होते हैं, उनका एक तरीका ये भी होता है, किताब पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर अपने उसके ख्वाहिश के मुताबिक निशानात भी लगाते जा रहे हैं, कुछ नोटिंग भी करते जा रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ तरह है, या कोई हवाला लिख दिया उसके ऊपर। वो ज़ाहिर है कि कागज़ के ऊपर मुमकिन है, वो ये हाँ जाहिर बात है। PDF पर तो मुमकिन नहीं है वो। नहीं, PDF पे कतई मुमकिन नहीं है, हाँ। कतई मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा वो ये कि जो मतलब कोई किताब का सफ़र एक फ़र्द की ज़िंदगी से शुरू होकर होते एक इदारे की ज़िंदगी में भी शामिल हो जाता है। तो क्या इदारे जो हैं वो अपनी उस ज़िम्मेदारी को समझ रहे हैं कि किताब की सरपरस्ती कर सकें वो? नहीं, नहीं, इदारे जो हैं वो ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इदारों में मौजूद जो ज़िम्मेदारान हैं वो उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी मेरी किताब कोई बड़ा इल्मी इदारा नहीं छापेगा, उसी इदारे में मौजूद एक छोटी सी हैसियत के शख्स ने अगर कुछ लिखा तो उसकी किताब छप जाएगी। तो ये इदारे भी हमारे वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो उन्हें अदा करना चाहिए, और इदारे कर सकते हैं। अब किताब, अब ये मैं तो ये देखता हूँ कि अब ये कि किताब छपने के मराइल जो है ना, अब वो ख़त्म हो गए, इसलिए कि जो हमारे बुक सेलर और पब्लिशर्स हैं उन्होंने इतना नाउम्मीद किया है लोगों को कि लोग उनको किताब देते हुए भी डरते हैं कि इनको ना तो खुद ही छाप लेंगे, अगर यानी हमारी गुंजाइश हुई तो हम खुद छाप लेंगे, इनको देने की ज़रूरत नहीं है। आज सूरत हाल यही है, किताब छप रही है, कम तादाद में छप रही है, और जो किताब छाप रहा है उसे पहले से पता होता है कि ये बिकेगी नहीं, ये सिर्फ अपने शौक़ की खातिर कर रहा है। तो ज़्यादा किताबें तो वो हैं, उनको छोड़ दीजिए, निसाबी किताबें हम उनकी बात ही नहीं करते, वो तो छपती हैं ना, लाखों की वो तादाद तो में मजबूरन छपती हैं, खरीदी जाती हैं। मजबूरी में ऐसी किताबें। अब ये किताब है, ये किताब कौन छापेगा, ये कैसे बिकेगी, बिक ही नहीं सकती, इसलिए कि ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरतमंद किसी न किसी तरह इसको हासिल कर लेगा। ये सूरत हाल हमारे यहाँ किताबों की है, लेकिन किताब हमारी ज़रूरत है और मुस्तक़बिल में हमारी ज़रूरत रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात करती है, मैं कहूँगा कि किताब के हवाले से ही ज़हन में दूसरा नाम जो आता है वो एक इंस्टीट्यूशन है पब्लिशर का। जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा है वो ये है कि प्रिंटर अपने आप को पब्लिशर डिक्लेयर करता है, जबकि वो प्रिंटर है सिर्फ। अमूमन हम प्रिंटर ये करते हैं कि आपसे 500 किताब या 200 किताब के पैसे ले लिए, किताब छाप ली और कह दी, उसके ऊपर अपना नाम एज पब्लिशर लगा दिया। किताब बेचने की ज़हमत वो गवारा नहीं करते। किताब बेचना तो बाद की बात, किताब तक़सीम करने की भी नहीं करते। आपके ख़्याल में क्या पब्लिशर का इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में बरकरार है अमलन? आज़ाद है,
पब्लिशर आज़ाद हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। जी चाहे किताब छाप दें, जिसकी चाहें किताब छाप दें, जितनी चाहें कीमत रखें। और जो आपने प्रिंटर की बात की, देखिए मैं एक किताब अपनी पब्लिशर को देता हूँ, वो कहता है कि इस किताब के ऊपर 50,000 कॉस्ट आएगी। मुझे ये मालूम है कि इस 50,000 में कम से कम 20,000 रुपये जो है वो उसका मुनाफा है। मुनाफा है। मैं चला जाता हूँ प्रिंटर के पास, मुझे मालूम है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह किताब छपती है। मैं उससे कहता हूँ भाई ये किताब है, तो जो तुम्हारे कास्ट आ रही है तो मुझे बता दो, छाप के फलां बाइंडर को भेज देना, वो इसकी बाइंडिंग कर देगा। मैंने अलग अलग पैसे दिए और ये किताब 50,000 के बजाय 30,000 में मुझे तैयार होकर मिल गई। तैयार होकर मुझे मिल गई। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पब्लिशर ने हमें मजबूर किया, मुसन्निफ़ को, कि वो ऐसा करे। अगर वो ऐसा न करता तो भाई हमने किताब तैयार की, पब्लिशर को भेज दी और उसने छाप दी। जो मामला तय हुए उसके ऊपर ईमानदारी से अमल कर, वो अमल नहीं होता। तो ये मुश्किलात हैं इस बिज़नेस में। और देखिए, आप उर्दू बाज़ार चले जाएँ, कोई एक शॉप ऐसी है जहाँ किताबों के अंबार नहीं लगे हुए, एक से एक किताब हमें वहाँ पर मिलती है, आ रही है ना, किताब छप भी रही है। ऐसा तो नहीं कि उसने ये लाइब्रेरी की तरह उसने किताबें छप दिया है, लोगों ने पढ़ा और रख दी, नहीं है ना ऐसा। वहाँ तो पढ़ी जा रही है, किताब बिक रही है, बिक तो रही है, लेकिन वो छापने में, शाया करने में मुसन्निफ़ के साथ ईमानदार नहीं है। मेरी किताब अगर वो शाया करेगा, मैं 1 साल बाद कहूँगा भाई मेरी किताब का कुछ हिसाब तो कर दो, कहेंगे सर वो बिकी नहीं आपकी किताब, रखी हुई ले जाइए। रखी हुई है ले जाइए, दिखाएगा नहीं मुझे। तो ये मसाइल हैं किताबों के। अच्छा, इसी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि आपसे उसने मुआहदा किया 500 नुस्खे का छापने का, और बड़ा ईमानदार बनते हुए 500 में से 100 नुस्खे आपको उसने, अगरचे पैसे उसने पूरे 500 के लिए हैं, लेकिन 100 नुस्खे आपको मुफ्त में दे भी दिए। और फिर 400 नुस्खे उसने कहा कि ये मैं बेचूंगा और हिसाब किताब करेंगे। आप बाद में वो 400 क्या, उसके बाद वो मजीद छापता चला जाएगा, बेचता चला जाएगा, लेकिन आपके साथ हिसाब किताब नहीं करेगा। मतलब, और आपसे वो यही कहता रहेगा किताब नहीं बिक रही, किताब नहीं बिक रही, जबकि किताब के 4 एडिशन वो छाप चुका है। ये भी एक मसला है इसमें। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये बस सर में सारी बात ये है, हमारे यहाँ तो हर चीज़ के अंदर 2 नंबरी जिसको हम कहते हैं, है ना, इस प्रोफेशन में भी है। ऐसे पब्लिशर से वास्ता मेरा पड़ा कि उसने मेरी किताब का एक एडिशन छापा, कलर 19-20 हो गया। मैं गया दुकान पे बैठा हुआ था, भाई आपने किताब दूसरी छाप दी क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही रंग उसका मुख्तलिफ हो गया, किताब नहीं छापी। उसके पास जो लड़के काम करते हैं, भाई उनसे तो डायरेक्ट काम होता है ना, मालिक तो बैठा रहता है ना कुर्सी पे। उसने आके मुझे बताया सर आपकी किताब छप गई है, दूसरा एडिशन। अब उसके बाद वो दिन और फिर आज का दिन, मैंने उस पब्लिशर से, बुक सेलर से अपना राब्ता जो है ताल्लुक ख़त्म कर दिया कि ये जब ईमानदारी नहीं है, हमें क्या देता वो चंद हज़ार, उसके लिए उसने। अच्छा, इससे ज़िमनी तौर के ऊपर एक चीज़ आती है, जो हुकूक दानिश का कानून है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या वो कहीं आपको हमारे यहाँ अमल पजीर होता नज़र आता है? कॉपीराइट एक इदारा है पाकिस्तान का, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन तो हो गई वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। कॉपीराइट, वो कॉपीराइट के ऊपर जो है ना, तो वो कहीं मुसन्निफीन की मदद भी करता है। आप जाएं तो मदद करेगा वो। कभी लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में उनका दफ्तर हुआ करता था, तो वहाँ जो उसके डायरेक्टर थे उस वक्त। कोई आपके तजर्बे में, कोई आपके मुशाहिदे में कोई ऐसा केस जो? नहीं, मेरे मुशाहिदे में कि कोई वहाँ गया हो और उसकी उन्होंने दाद रसी की हो, ये नौबत ही नहीं आती। किताब के हवाले से, किताब के हवाले से ये नौबत ही नहीं आती कि आप जाएं, आप कोर्ट में जाएं, इसलिए कि आपको पता है कि मैं कोर्ट में गया, वो अदालत ही है ना, वो भी कॉपीराइट जो है, जो उसका रजिस्ट्रार है, उसको मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हासिल हैं, तो उसे पता है कि मैं जाऊंगा, मैं चक्कर लगाऊंगा, हासिल मुझे कुछ होना नहीं है। एक तो किताब के ऊपर पैसे मैंने लगा दिए, अब यहाँ मुकदमेबाजी भी करूँ, लिहाजा वो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। आपके जानने में या मुशाहिदे में, इल्म में,
कोई ऐसे वकील भी हैं जिन्होंने इसके ऊपर स्पेशलाइज किया, कॉपीराइट्स के ऊपर? अब वो जो इसके डायरेक्टर थे ना, वो वकील भी थे, बाद में कॉपीराइट के डायरेक्टर बन गए। वो डॉक्टर शकील नाम था उनका, शकील अहमद अब्बासी। तो वो मतलब वैसे जैसे होता है ना, उन ये वकील जो है वो बैंकिंग लॉ का है, और ये जो है वो नहीं, वो मैंने आपसे फाइनेंस का कहा है, ना और कि ये ये दीवानी का है, ये फौजदारी का है। किताब में ये नौबत ही नहीं आती कि मुकदमा चले। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है कोई। नहीं, लेकिन ये कि जो बड़े इदारे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर ऑक्सफोर्ड है या इस टाइप के इदारे हैं, वो तो कॉपीराइट के मामले में बहुत ही तगड़े होंगे। उनकी किताबें छपती भी नहीं है ना, उनकी किताबें कौन छापेगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, वो कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? उनकी ऑक्सफोर्ड की किताब जिस तरह की होती है तो कौन छापेगा? कोई नहीं छापेगा। हाँ, कीमत ही हजारों में है उसकी, कितनी छापेगा? लेकिन और पायरेटेड बुक्स तो है ना? हाँ, पायरेटेड है। फोटो कॉपी अब तो देखे ना, प्रिंटिंग की सूरत भी बदल गई है। हाँ, मैं कहूँगा ये किताब है, मेरी 10 कापी छाप दो सर, तो आपको 10 कापी छाप के जिल्द करवा के आपको दे देगा। पहले तो नहीं थे ना, वो मशीन के ऊपर वो चलने का सिस्टम खत्म हो गया। हाँ, वो प्लेटें बनेंगी और कटिंग होगी और गया, वो दौर गया। ठीक। अब तो वो जनाब फोटो कॉपी हुई और किताब तैयार हो गई, जितनी आप चाहें। डॉक्टर साहब, ये आपका गुफ्तगू का सिलसिला इतना दिलचस्प है कि जी चाहता है चलता ही रहे, लेकिन ये कि अब ज़ाहिर है रमज़ान के दिन है और 4:30 बज गया, अफ्तार का वक्त भी दस्तक दे रहा है। बहरहाल, हमें अपने इस सिलसिले को यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए फिर मौकूफ़ करते हैं, और आखिरी हिस्सा जो है वो ज़रा सा किताब की दुनिया से बाहर निकल के, इल्मी होगा लेकिन किताब की दुनिया से बाहर निकल के कुछ आपसे, आपके जो अदबी हवाले हैं और आपके ख़ास तौर पर शायरी, हम उससे कुछ इस्तिफ़ादा करना चाहेंगे।